अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो आएगा, अब मैंने नंबर डालना छोड़ दिया है, अब एरो बना बना के लिख देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो है आपकी सरफेस टेंशन तक हमने देख लिया। अब है सरफेस एनर्जी। सरफेस एनर्जी अब ये क्या होती है वो आपको समझना है। हर सरफेस के करस्पॉन्डिंग एक एनर्जी होती है, ठीक। वो आपको कैसे समझ में आएगा, आप ऐसे समझो, मान लिया एक बड़ी ड्रॉप है, ठीक, बड़ी ड्रॉप है और ये अचानक से छोटी छोटी ड्रॉप्स में ब्रेक हो जाती है। छोटी छोटी कई सारी ड्रॉप्स में ब्रेक हो जाएगी, तो फर्क क्या पड़ेगा? क्या इसके वॉल्यूम पे टोटल, क्या इसका जो टोटल वॉल्यूम होगा उसमें कोई चेंज आएगा? उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। जो बड़ी ड्रॉप का टोटल वॉल्यूम होगा वही इन सभी छोटी ड्रॉप्स का टोटल वॉल्यूम के बराबर होगा। लेकिन अंतर जो आया वो आया एरिया में, ठीक है। बड़ी ड्रॉप का टोटल सरफेस एरिया जो है वो कम होगा। इन छोटी ड्रॉप्स के जो सरफेस एरिया उन सबको ऐड कर देंगे तो इस केस में जो टोटल सरफेस एरिया वो क्या हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या हुई है? एक्स्ट्रा सरफेस क्रिएट हुई है और सरफेस के करस्पॉन्डिंग क्या होती है? एनर्जी होती है। यानी इस सिस्टम की सरफेस एनर्जी जो होगी वो ज़्यादा होगी और इस सिस्टम की सरफेस एनर्जी कम होगी। तो यहाँ से लेकर अगर यहाँ तक पहुँचाना है तो आपको इस सिस्टम में एक्स्ट्रा एनर्जी पंप करनी पड़ेगी, तभी ये जो बड़ी ड्रॉप है वो टूट के छोटी छोटी ड्रॉप्स में कन्वर्ट होगी, ठीक है। कुल मिला के बाकी ये सारी चीज़ें हम सरफेस एनर्जी का पूरा कंसेप्ट हम सरफेस टेंशन के चैप्टर में पढ़ेंगे। अभी आपको इतना समझना है कि हर सरफेस के करस्पॉन्डिंग क्या होती है? कुछ ना कुछ एनर्जी होती है, ठीक। उसकी डायमेंशन चाहिए तो आपको टेंशन नहीं लेनी है, आपको सिर्फ ये देखना है ये भी एक एनर्जी है। और एनर्जी चाहे कोई भी हो, सरफेस एनर्जी हो, काइनेटिक एनर्जी हो, पोटेंशियल एनर्जी हो, इलास्टिक की स्प्रिंग के अंदर इलास्टिक एनर्जी हो, कोई भी एनर्जी हो, न्यूक्लियर एनर्जी हो, कोई भी एनर्जी हो, सभी तरह की एनर्जीज की डायमेंशन क्या होती है? सेम। और इसकी भी डायमेंशन वही होगी, क्या? mL2T-2, ठीक, क्लियर। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है फोर्स कांस्टेंट। फोर्स कांस्टेंट, ये फोर्स कांस्टेंट क्या होता है इसको ढंग से समझना। अगर हम एक स्प्रिंग को देखें, ठीक, तो स्प्रिंग को अगर इलोंगेट करना है, मान लिया इलोंगेशन की बात कर रहे हैं, तो इसके इस एंड पे हमें कुछ ना कुछ फोर्स लगाना पड़ेगा। जब आप फोर्स लगाओगे तो स्प्रिंग के अंदर इलोंगेशन आना शुरू होगा, स्प्रिंग स्ट्रेच होना शुरू हो जाएगी। कोई भी इलास्टिक ऑब्जेक्ट है, इलास्टिक ऑब्जेक्ट पे अगर आप फोर्स लगाओगे तो वो स्ट्रेच होना शुरू होगा। तो आपने मान लिया फोर्स F लगाया तो उसके अंदर जो इलोंगेशन आया वो कितना आया? डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स उसकी लेंथ इंक्रीज हो गई, ठीक। तो एक चीज आपको क्लियर होनी चाहिए कि फोर्स और डेल्टा एक्स ये एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होंगे। जितना ज्यादा फोर्स लगाओगे उतना ज्यादा स्प्रिंग इलोंगेट हो जाएगी, जितना कम फोर्स लगाओगे उतना स्प्रिंग कम इलोंगेट करेगी। तो ये जो फोर्स है वो डेल्टा एक्स के प्रोपोर्शनल है, या डेल्टा एक्स फोर्स एफ के प्रोपोर्शनल है, ठीक। तो जब ये प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो यहाँ पे एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई करते हैं, उस कांस्टेंट को स्मॉल के लिखते हैं और ये जो कांस्टेंट होता है इसी को हम कहते हैं फोर्स कांस्टेंट ऑफ द स्प्रिंग। ये जो के है यही क्या बोलेगा? इसी को हम क्या बोलेंगे? फोर्स कांस्टेंट ऑफ द स्प्रिंग। किससे रिप्रेजेंट करते हैं इसको? के से, ठीक है। तो अभी आपको फोर्स कांस्टेंट समझ में आया कि क्या होता है फोर्स कांस्टेंट। अब जरा फोर्स कांस्टेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला बनाने की कोशिश करेंगे तो फोर्स कांस्टेंट आ रहा है फोर्स अपॉन चेंज इन लेंथ। तो अगर डायमेंशनल फॉर्मूला बनाए फोर्स कांस्टेंट का, फोर्स क्या है? mL2, चेंज इन लेंथ, इनिशियल लेंथ, फाइनल लेंथ, एवरेज लेंथ, इन सब के लिए क्या होगा डायमेंशनल फॉर्मूला? L। ये कितना बन गया? L से L कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आ गया mt-2। क्या ये डायमेंशन पहले भी किसी और की आई थी? बिल्कुल आई थी। ये किसकी डायमेंशन थी? सरफेस टेंशन की, क्योंकि सरफेस टेंशन भी किस तरह से डिफाइन किया गया था? फोर्स पर यूनिट लेंथ।
यहाँ पे फोर्स कांस्टेंट किस तरह से डिफाइन किया जा रहा है, फोर्स पर यूनिट इलोंगेशन। तो इलोंगेशन लेंथ दोनों एक ही बात है। फोर्स कांस्टेंट की भी डायमेंशन वही होती है जो कि सरफेस टेंशन की होती है, और दोनों की डायमेंशन क्या आ रही है, mt-2। क्लियर। आपको सारी चीजें याद रखनी है, आपको डायमेंशनल फॉर्मूला भी याद रखना है, आपको कंसेप्ट भी याद रखना है, आपको डेफिनेशन भी याद रखनी है। क्योंकि फाइनली क्या होता है कि डायमेंशनल फॉर्मूले हम भूल जाते हैं, लेकिन अगर आपको कंसेप्ट और डेफिनेशन याद है तो हम डायमेंशनल फॉर्मूला फिर से निकाल सकते हैं। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। फोर्स कांस्टेंट के बाद आया थ्रस्ट। तो ये जो थ्रस्ट होता है ये भी बेसिकली एक फोर्स होता है। बॉइंट फोर्स, थ्रस्ट फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स, टेंशन, फ्रिक्शन फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन, सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ये सारे क्या हैं, ये सारे फोर्स हैं। न्यूक्लियर फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, वॉन डर वाल फोर्स, ये सारे फोर्स हैं। फोर्स की डायमेंशन वही होती है mlt-2। तो थ्रस्ट भी एक फोर्स है, इसकी डायमेंशन क्या बन जाएगी, mlt-2। ठीक, आगे बढ़ते हैं। थ्रस्ट के बाद आया टेंशन। तो मैंने आपको बताया टेंशन भी क्या होता है, एक फोर्स होता है। ठीक है, तो इसकी भी डायमेंशन क्या हो जाएगी, mlt-2। नेक्स्ट यूनिट है स्ट्रेस। ये वो टेंशन और वो स्ट्रेस नहीं है जो आपको नॉर्मल लाइफ में होता है, ये फिजिक्स के कंसेप्ट्स हैं, टेंशन और स्ट्रेस। टेंशन कब होता है, कोई भी स्ट्रिंग है, कोई रस्सी है, और रस्सी पे आपने एक हैवी ऑब्जेक्ट हैंग कर दिया है इस तरह से, और ये रस्सी कहीं सीलिंग से अटैच्ड है, तो इस रस्सी के अंदर क्या आ जाएगा, टेंशन आ जाएगा। टेंशन हमेशा कहाँ लगता है, टेंशन एक फोर्स होता है, उसकी डायरेक्शन हमेशा अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट होती है। तो जब हम यहां पे दिखाएंगे तो टेंशन इस तरह से दिखेगा, और यहां पे दिखाएंगे तो टेंशन इस तरह से दिखेगा। इस टेंशन ने इस ऑब्जेक्ट के वेट को बैलेंस किया होगा, T = क्या होगा, mg। टेंशन स्ट्रिंग में लगता है और हमेशा कहां लगता है, अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। जब हम इस पॉइंट पे हैं तो हमारा जो पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन है वो ये रूफ है। तो रूफ पे टेंशन कहां लगेगा, नीचे की तरफ। आप इसको फिजिकली फील भी कर सकते हो। अगर ये जो आप जिस पॉइंट पे आपने फिक्स किया है, अगर ये उतना स्टडी नहीं है, उतनी ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं है, तो जब ये टूटेगा तो ये कहां लेके आएगा, इस हुक को नीचे लेके आएगा। इसका मतलब इस पे फोर्स कहां लग रहा था, नीचे की तरफ लग रहा था। ठीक है, यहां पे टेंशन ऊपर क्यों लग रहा है, यहां पे टेंशन इसलिए ऊपर लग रहा है कि अगर टेंशन ऊपर नहीं लगेगा तो इसके वेट को कौन बैलेंस करेगा। वेट mg लग रहा है नीचे की तरफ, तो टेंशन को डेफिनेटली कहां लगना होगा, ऊपर, तभी वो टेंशन वेट mg के इक्वल एंड अपोजिट होगा, वेट mg को बैलेंस कर लेगा। नेट फोर्स इस पे 0 हो जाएगा, ऑब्जेक्ट कहां रहेगा आपका, रेस्ट में। ठीक, तो ये होता है टेंशन। स्ट्रेस क्या होता है, ठीक है, स्ट्रेस को किस तरह से एक्सप्लेन करते हैं तो ढंग से समझना है। मैं फिर से बताता हूं। मान लिया एक रॉड है, एक एंड उसका किसी वॉल से फिक्स कर रखा है, और दूसरे एंड पे रॉड पे हमने कुछ फोर्स अप्लाई किया है F, और इस रॉड का जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो है A। इस रॉड का जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो क्या मान लिया हमने A, और इस रॉड पे कितना फोर्स अप्लाई किया, F। तो जो स्ट्रेस डिफाइन किया गया है, स्ट्रेस जो डिफाइन किया है वो है फोर्स पर यूनिट एरिया। ठीक है, तो स्ट्रेस की डेफिनेशन क्या आ जाएगी, फोर्स पर यूनिट एरिया। और फोर्स पर यूनिट एरिया ही तो प्रेशर होता था, तो स्ट्रेस की डायमेंशन भी वही आएगी जो कि प्रेशर की डायमेंशन होती है। ठीक है, कितनी थी, तो फोर्स क्या है, फोर्स है mlt-2 अपॉन एरिया है L2, तो ये बन जाएगी आपकी ml-1t-2 स्ट्रेस। ठीक है, स्ट्रेस भी 3 तरह के होते हैं, शियर स्ट्रेस, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। लेकिन स्ट्रेस है, कोई भी हो स्ट्रेस हो, आपको उसकी डायमेंशन क्या लिखनी है, वही फोर्स अपॉन एरिया, और वो क्या है, ml-1t-2। तो स्ट्रेस की डायमेंशन भी वही है जो कि प्रेशर की डायमेंशन है। क्लियर। इसी तरह से एक और कंसेप्ट आता है स्ट्रेन।
स्ट्रेन क्या होता है, इसी कंसेप्ट से समझते हैं। जब आपने इसमें फोर्स लगाया, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए था, मान लिया इसकी लेंथ भी कुछ होगी एल, और ये इलास्टिक रॉड है, ये रॉड जो है वो इसके अंदर कुछ ना कुछ इलास्टिसिटी है, तो फोर्स लगाने पे इसकी लेंथ इंक्रीज हो जाएगी। कितनी लेंथ इसकी इंक्रीज हो गई, मान लिया डेल्टा एल। ये स्प्रिंग की तरह काम करेगी, फोर्स लगाया इसके अंदर इलोंगेशन आएगा, कितनी लेंथ इसकी इंक्रीज हो गई, डेल्टा एल। तो जो स्ट्रेन डिफाइन किया गया है वो डिफाइन किया गया है चेंज इन लेंथ अपॉन इनिशियल लेंथ। फोर्स लगाओगे आप, स्ट्रेस अप्लाई कर रहे हो, फोर्स अपॉन एरिया आप क्या अप्लाई कर रहे हो, इस पर स्ट्रेस। स्ट्रेस अप्लाई करने से ऑब्जेक्ट के अंदर स्ट्रेन आ जाता है, फोर्स लगाया है तो कुछ ना कुछ लेंथ में चेंज होगा ही होगा, अगर ये इलास्टिक है तो स्ट्रेन कैसा है, चेंज इन लेंथ अपॉन इनिशियल लेंथ। तो स्ट्रेन की डायमेंशन क्या आएगी, स्ट्रेन ये जो फिजिकल क्वांटिटी हमने डिफाइन किया, इसकी डायमेंशनल फॉर्मूला क्या बनेगा, तो चेंज इन लेंथ भी क्या होगा, एल अपॉन इनिशियल लेंथ भी क्या होगा, एल। तो एल से एल कैंसिल आउट हो गया, ये तो डायमेंशन लेस क्वांटिटी आ गई। तो कैसे लिखना है आपको, ऐसे लिख सकते हो m0 l0 t0। बोलने के लिए ऐसा बोलोगे कि स्ट्रेन इज ए डायमेंशन लेस क्वांटिटी। ठीक, तो अब ढंग से समझो, अभी मैं फिर से रिवाइज कर रहा हूं। हमने पहले कॉन्स्टेंट्स देखे थे, कॉन्स्टेंट्स दो तरह के मिले थे आपको, डायमेंशनल कॉन्स्टेंट एंड डायमेंशन लेस कॉन्स्टेंट्स। डायमेंशनल कांस्टेंट का एग्जांपल जैसे कि यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, वो आपका डायमेंशनल कांस्टेंट था। और जो काइनेटिक एनर्जी के टर्म, काइनेटिक एनर्जी के एक्सप्रेशन में हाफ आया था, k इक्वल टू हाफ mv², तो जो हाफ आया था वो डायमेंशन लेस कांस्टेंट था। उसी तरह से फिजिकल क्वांटिटीज भी दो तरह की होती हैं, डायमेंशनल फिजिकल क्वांटिटीज एंड डायमेंशन लेस फिजिकल क्वांटिटीज। जितनी अभी तक हमने फिजिकल क्वांटिटीज देखी वो सारी डायमेंशनल फिजिकल क्वांटिटी थी, हर किसी की कुछ ना कुछ डायमेंशन थी। पहली बार आपको एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी मिली है जो डायमेंशन लेस है, फॉर एग्जांपल स्ट्रेन। स्ट्रेन एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जो डायमेंशन लेस है। ठीक, तो कुल मिलाकर चार तरह की चीजें हो सकती हैं, दो तरह के कांस्टेंट हो सकते हैं, दो तरह की फिजिकल क्वांटिटीज हो सकती हैं। इसको ये इंपॉर्टेंट है, इसको आपको लिख लेना है। डायमेंशनल कांस्टेंट्स हो सकते हैं, डायमेंशन लेस कांस्टेंट हो सकते हैं, डायमेंशनल फिजिकल क्वांटिटीज हो सकती हैं, डायमेंशन लेस फिजिकल क्वांटिटीज हो सकती हैं। और भी एग्जांपल मिलेंगे आपको डायमेंशन लेस फिजिकल क्वांटिटीज के। ठीक, स्ट्रेन ही तीन तरह के होते हैं, जैसे स्ट्रेस तीन तरह के थे, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस। वैसे स्ट्रेन भी तीन तरह के होते हैं, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन और शियर स्ट्रेन। ठीक है, जब हम मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर वाला चैप्टर पढ़ेंगे, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, तो उसमें हम ये तीनों स्ट्रेन, तीनों स्ट्रेस देखेंगे। ठीक है, अभी एक्सप्लेन करने में और ज्यादा आपको कंफ्यूजन हो सकता है, इसलिए अभी सिर्फ मैंने नाम लिख दिए हैं। तीन तरह के स्ट्रेन होते हैं, लेकिन स्ट्रेन है, उन तीनों ही जो होते हैं वो डायमेंशन लेस क्वांटिटीज हैं। ठीक, तो हमने देखा स्ट्रेस, हमने देखा स्ट्रेन। अब इसी पे बेस्ड एक और कंसेप्ट होता है, उसको कहते हैं यंग्स मॉडुलस या मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बेसिकली एक कांस्टेंट होता है, ये मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है। इसको डिफाइन कैसे किया गया, ये सिंपली है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। स्ट्रेस भी देख लिया, स्ट्रेन भी देख लिया, तो इसको भी देख लेते हैं, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तीन तरह के स्ट्रेन हैं, तीन तरह के स्ट्रेस हैं, तीन तरह के स्ट्रेन हैं, तो तीन तरह के ही मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हैं। यंग्स मॉडुलस, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस स्ट्रेन के करस्पॉन्डिंग होता है यंग्स मॉडुलस। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस और स्ट्रेन के करस्पॉन्डिंग होता है बल्क मॉडुलस। और शियर स्ट्रेस और स्ट्रेन के करस्पॉन्डिंग होता है शियर मॉडुलस। ठीक है, नाम मैं इसलिए बता रहा हूं कि कहीं आपसे पूछ लें बल्क मॉडुलस क्या डायमेंशनल फॉर्मूला लिखो, तो आप कंफ्यूज हो जाओ, ये तो हमने कभी सुना ही नहीं, बल्क मॉडुलस क्या होता है।
तो यंग्स मॉडुलस लिख लेना आपको, यंग्स मॉडुलस हो, बल्क मॉडुलस हो, शियर मॉडुलस हो, ये तीनों ही क्या है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, और तीनों के डायमेंशनल फॉर्मूले क्या होंगे, सेम, और वो वही डायमेंशनल फॉर्मूला होगा जो कि स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन का है। और ज्यादा सिंपल, स्ट्रेन तो डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, तो इसका तो कोई डायमेंशनल फॉर्मूला है ही नहीं, ये तो डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। इसका डायमेंशनल फॉर्मूला लिखोगे तो इतना लिख सकते हो m0 l0 t0। इसका मतलब मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की डायमेंशंस वही होंगी जो कि स्ट्रेस की डायमेंशंस हैं, और स्ट्रेस की डायमेंशन वही है जो कि प्रेशर की डायमेंशन है। क्या आई थी, वो आई थी ml -1 t -2, ml -1 t -2। ठीक, तो इसको मैं थोड़ा समराइज कर देता हूं। हमने पढ़ा स्ट्रेस, फोर्स अपॉन एरिया क्या होता है, स्ट्रेस। तीन तरह के स्ट्रेस पढ़े, लॉन्गिट्यूडनल, वॉल्यूमेट्रिक, शियर। फिर हमने पढ़ा स्ट्रेन, चेंज इन लेंथ अपॉन इनिशियल लेंथ। ठीक, ये भी तीन तरह के, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन और शियर स्ट्रेन। ठीक, स्ट्रेन कोई भी हो डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, स्ट्रेस कोई भी हो उसकी डायमेंशन वही डायमेंशन है जो कि प्रेशर की डायमेंशन है, फोर्स अपॉन एरिया, यानी ml -1 t -2। और इन तीनों का रेशियो पड़ा, और वो क्या, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। जब लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन था तो वो था यंग्स मॉडुलस। जब वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन था तो वो था बल्क मॉडुलस। जब शियर स्ट्रेस अपॉन शियर स्ट्रेन था तो वो था शियर मॉडुलस। मॉडुलस कोई भी हो, ये तीनों मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हैं, इन तीनों की डायमेंशन क्या होगी, ml -1 t -2। क्लियर, इसको हम कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी भी कहते हैं। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का एक नाम और हो सकता है कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी। ये सब कुछ लिख लेना है आपको, ताकि अगर कहीं अलग नाम से पूछ लें तो आप कंफ्यूज ना हो जाओ। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। इस चैप्टर का ये फायदा होता है कि इससे आपको पूरी फिजिक्स के बारे में एक थोड़ा थोड़ा बेसिक इंट्रोडक्शन मिल जाता है, एटलीस्ट नाम तो पता लग ही जाते हैं कि ऐसा कुछ नाम था, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। और इस चैप्टर का नुकसान ये होता है कि आपने बेसिक कंसेप्ट्स एक्चुअली पढ़े नहीं होते हैं, तो आपको चीजें समझ में आने में बहुत दिक्कत होती है। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, ये क्या चीज है, किस तरह से डिफाइन की गई है, क्या इसका डायमेंशनल फॉर्मूला होगा, तो बहुत सिंपल है। मान लीजिए ये एक्सिस है और ये कोई मास है। ठीक, ये जो इसका मास मान लेते हैं m है, और ये इस एक्सिस से कितनी डिस्टेंस पे, r डिस्टेंस पे। ठीक है, एक लाइट रॉड के थ्रू कनेक्ट भी हो सकता है, ये लाइट रॉड के थ्रू कनेक्ट किया। इस रॉड का कोई मास नहीं है, मासलेस रॉड है, और ये मास इस एक्सिस के और रोटेट कर रहा है। इस तरह से। जब ये रोटेट कर रहा है तो इस मास का इस एक्सिस के अबाउट जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, इसकी बहुत ज्यादा यूज होता है पूरा रोटेशनल मैकेनिक्स में, हर जगह मूवमेंट ऑफ इनर्शिया को हम यूज करते हैं। तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया डिफाइन कैसे किया गया, MOI कहते हैं इसको शॉर्ट में। किसी भी मास का किसी भी एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो बहुत ही सिंपल होता है, वो होता है मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसका स्क्वायर। मास की उस एक्सिस ऑफ रोटेशन से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है r, उसका स्क्वायर, मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर, ये है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या बनेगा, मास m है, डिस्टेंस तो डिस्टेंस होती है l, ml2। क्लियर।
तो ये हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जरा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट या एंगल की डायमेंशन फाइंड करते हैं। ये प्लेन एंगल है, 2 डायमेंशनल एंगल की बात कर रहे हैं, एंगल या फिर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो एंगल डिफाइन कैसे किया गया है, फिर से अगर देखें हम, जो एंगल थीटा होता है वो होता है आर्क अपॉन रेडियस। ये क्या है, आर्क है, और ये क्या है, रेडियस है। आर्क भी एक लेंथ है और रेडियस भी एक लेंथ है। तो ये लेंथ अपॉन लेंथ, इसका मतलब एंगल जो हुआ वो एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी हुई, यूनिटलेस नहीं है। यूनिट तो है उसकी, एंगल की यूनिट क्या होती है, एंगल की यूनिट होती है रेडियन। यूनिटलेस क्वांटिटी नहीं है। रेडियन और डिग्री दो दो यूनिट है उसकी, डिग्रीज में भी मेजर करते हैं उसको, लेकिन उसकी डायमेंशन नहीं है, डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। तो एंगल क्या है, अगर इसकी डायमेंशन लिखोगे तो लिखोगे m0, l0, t0, सब कुछ 0। एंगल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, इसको भी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है वो यहां से मूव करता हुआ, ए पॉइंट से मूव करता हुआ बी पॉइंट तक पहुंच गया, तो उस ऑब्जेक्ट का इस सेंटर ओ के अबाउट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट उसका होगा थीटा। ठीक है, उस ऑब्जेक्ट और उस सेंटर को मिलाने वाली लाइन कितना एंगल स्वीप कर गई, तो वो जो लाइन थी ओ ए वो कहां पहुंच गई, अब ओ बी पे पहुंच गई, तो ये कितना एंगल स्वीप कर गई है, तो वो एंगल स्वीप कर गई है थीटा। तो उस ऑब्जेक्ट का ओ पॉइंट के अबाउट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, थीटा। तो एंगल हो या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो, दोनों डायमेंशनलेस क्वांटिटी हैं, बट यूनिटलेस नहीं है। उनके पास यूनिट है रेडियन या फिर डिग्रीज। ठीक है, तो ये क्या है, डायमेंशनलेस फिजिकल क्वांटिटी बट नॉट यूनिटलेस। दूसरी क्वांटिटी याद करो, स्ट्रेन। स्ट्रेन जो थी वो डायमेंशनलेस भी थी और यूनिटलेस भी थी। स्ट्रेन की कोई यूनिट नहीं होती है, वो बेसिकली एक रेशियो है, लेंथ अपॉन लेंथ का रेशियो। ये भी लेंथ अपॉन लेंथ का रेशियो, लेकिन इसकी यूनिट हमने बनाई है क्या, रेडियन या डिग्रीज। लेकिन स्ट्रेन जो थी वो डायमेंशनलेस क्वांटिटी थी और यूनिटलेस भी थी। तो अब आपको ये भी क्लियर होना चाहिए, डायमेंशनलेस होना, डायमेंशनल होना एक अलग बात है, यूनिटलेस होना और किसी क्वांटिटी की यूनिट होना एक अलग बात है। अब आपको स्ट्रेन के साथ साथ एक और क्वांटिटी मिल गई है, एंगल या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, जो क्या है, डायमेंशनलेस है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी को किस तरह से डिफाइन किया जाता है, ओमेगा को किस तरह से डिफाइन किया जाता है। तो जैसे लीनियर वेलोसिटी होती है, वो होती है लीनियर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो जो एंगुलर वेलोसिटी है ओमेगा वो हो जाएगी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वही थीटा आपका, और टाइम टी, यानी ये हो जाएगा थीटा अपॉन टी। थीटा जो थी वो आपकी डायमेंशनलेस क्वांटिटी थी, उसकी तो कोई डायमेंशन थी नहीं। तो एंगुलर वेलोसिटी की जो डायमेंशन आएगी वो सिंपली आ जाएगी टी की पावर -1। डायमेंशंस ऑफ एंगुलर वेलोसिटीज आर -1 इन टाइम एंड 0 इन ऑल अदर फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक, इसकी अगर हम यूनिट भी लिखें साथ में, अभी तक हमने किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट नहीं लिखी है, इसकी लिखते हैं। तो जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है उसकी यूनिट होती है रेडियन और टाइम होता है सेकंड, तो ये हो जाएगा रेडियन पर सेकंड। ध्यान रखना है, डिग्रीज पर सेकंड क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि जो एसआई यूनिट है वो रेडियन है, डिग्रीज नहीं है। एंगल की, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की जो एसआई यूनिट है
वो क्या है, रेडियन, न कि डिग्रीज। तो अगर कहीं डिग्रीज पर सेकेंड भी दिया है तो उसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे, रेडियन पर सेकेंड में। ये होगी एंगुलर वेलोसिटी। तो एंगुलर वेलोसिटी के साथ फिर आएगा एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन को हम अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं। अल्फा, अल्फा क्या होता है, अल्फा होता है चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम, जो भी टाइम होगा आपका, चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। अब डायमेंशनल फॉर्मूला है, डायमेंशनल एनालिसिस के हिसाब से चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी हो, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी हो, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी हो, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी हो, सबकी डायमेंशन सेम आएगी। तो एंगुलर वेलोसिटी की डायमेंशन क्या आई थी, t-1, और फिर से इसे टाइम से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगी t-2। तो ये एंगुलर एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फॉर्मूला बन गया। इसकी यूनिट क्या बनेगी, इसकी यूनिट बनेगी आपको रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। रेडियन पर, यूनिट को इस स्क्वायर ब्रैकेट में लिखने का कोई सेंस नहीं है, यूनिट सिंपली लिखो रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। स्क्वायर ब्रैकेट में हम सिर्फ क्या लिखते हैं, डायमेंशन फॉर्मूले, डायमेंशंस। अब जब सब कुछ एंगुलर का ही चल रहा है तो एंगुलर मोमेंटम भी लिख लेते हैं। लीनियर मोमेंटम कैसे डिफाइन किया गया था, लीनियर मोमेंटम डिफाइन किया गया था मास इनटू वेलोसिटी। साथ में याद भी करते जाना है आपको, ठीक है, नहीं तो पहले वीडियो रोक के पुराने जितने लिखा दिए पहले वो याद कर लो ताकि आगे आपको समझ में आने में आसानी हो। एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम निकालने उससे पहले लीनियर मोमेंटम समझते हैं। लीनियर मोमेंटम था मास इनटू वेलोसिटी। तो जो एंगुलर मोमेंटम है इसको एल से रिप्रेजेंट करते हैं। एल लेंथ नहीं है यहाँ पे, ठीक। तो वो होता है आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, MOI, इंटू एंगुलर वेलोसिटी। यह है एंगुलर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम क्या था, लीनियर मोमेंटम था मास इंटू लीनियर वेलोसिटी। एंगुलर मोमेंटम क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटू एंगुलर वेलोसिटी, ठीक। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या था, मोमेंट ऑफ इनर्शिया था मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर, तो उसका डायमेंशनल फॉर्मूला आया था ml2। और एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है, ओमेगा, ओमेगा का डायमेंशनल फॉर्मूला आया t-1। तो एंगुलर मोमेंटम का बन गया आपका ml2 t-1, ठीक। एंगुलर मोमेंटम, ये सारी चीजें तब आपको एनकाउंटर होंगी जब हम रोटेशनल मैकेनिक्स पढ़ेंगे। जहां कहीं भी रोटेशन की बात आएगी वहां पे हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर मोमेंटम, टॉर्क, ये सारी चीजें कंसीडर करेंगे। टॉर्क, टॉर्क भी निकालते हैं। टॉर्क किस तरह से डिफाइन किया गया तो ढंग से समझना। मान लिया कोई एक ऑब्जेक्ट है इस तरह से और वो इस एक्सिस के अबाउट फिक्स है, यहां पे नील डाल के फिक्स किया हुआ है, यानी इस एक्सिस के अबाउट सिर्फ वो क्या कर सकता है, रोटेट कर सकता है, इस तरह से मूव नहीं कर सकता, सिर्फ रोटेट कर सकता है, ठीक है। अब आपने क्या किया, अब आपने इस ऑब्जेक्ट पे एक फोर्स लगाया, यहां से क्या लगाया, फोर्स। अब इस फोर्स की वजह से ये मूव करना शुरू करेगा। तो जब हम रोटेशनल मैकेनिक्स पढ़ते हैं तो मूवमेंट के लिए हम टॉर्क डिफाइन करते हैं, और टॉर्क किस तरह से डिफाइन करते हैं, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, लाइन ऑफ फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ढंग से समझना है। लाइन ऑफ फोर्स कौन सी है, ये जो फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन है, ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, ठीक। इस लाइन की पॉइंट ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर डालेंगे, इस लाइन पे पॉइंट ऑफ रोटेशन से क्या डालेंगे, परपेंडिकुलर। तो ये जो परपेंडिकुलर डालने से ये जो डिस्टेंस आएगी ये होगी परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो टॉर्क को टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं, ग्रीक लेटर है ये, टाउ नहीं है, ये टाउ है, ठीक। टॉर्क को टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं और टॉर्क क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस।
सिंपल। आर परपेंडिकुलर मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला जो बनेगा सिंपल है, फोर्स क्या होता है mL/t-2 और परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही है, तो सिंपली उसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा L। तो ये बन गया mL/2t-2। डायमेंशंस ऑफ टॉर्क आर 1 in mass, 2 in length, -2 in time and 0 in all other base quantities, ठीक है। अब आप गौर से देखो, फोर्स इंटू डिस्टेंस तो वर्क भी था। यही डायमेंशनल फॉर्मूला किसका आया था? वर्क का आया था। और जो वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला आया था वही एनर्जी का आया था। और एनर्जी चाहे कोई भी हो, सबके डायमेंशनल फॉर्मूले सेम होते हैं। तो अब पहली बार हमको 3 क्वांटिटीज ऐसी मिली हैं जिनके डायमेंशनल फॉर्मूले क्या हैं? सेम है, टॉर्क, वर्क और एनर्जी, ठीक है। तो डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होने से फिजिकल क्वांटिटी सेम नहीं हो जाती है, लेकिन अगर फिजिकल क्वांटिटी सेम है तो डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होगा ही होगा। क्लियर? ये हो गया टॉर्क। अब आगे बढ़ते हैं वेवलेंथ। वेवलेंथ क्या होती है पहले वो देखेंगे। किससे रिप्रेजेंट करते हैं इसको? लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। ये भी ग्रीक लेटर है। एक्चुअली इंग्लिश अल्फाबेट में सिर्फ थोड़े से लेटर हैं और फिजिकल क्वांटिटीज हैं बहुत ज़्यादा। तो इंग्लिश के जब सारे खत्म हो गए तो हमने ग्रीक यूज़ करने शुरू किए, लैटिन यूज़ करने शुरू किए। लैटिन तो वही होते हैं जो इंग्लिश वाले होते हैं, तो ग्रीक हमने यूज़ करने शुरू कर दिए, ठीक। वेवलेंथ को किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम? लैम्डा से। क्या होती है वेवलेंथ? तो मान लिया कोई एक वेव है, रफ स्केच बनाता हूं मैं। ये मान लिया एक वेव है, इसको क्रेस्ट कहते हैं, इसको ट्रफ कहते हैं। तो 2 सक्सेसिव क्रेस्ट के बीच की जो लीनियर डिस्टेंस होती है उसी को हम कहते हैं वेवलेंथ। 2 सक्सेसिव क्रेस्ट के बीच का जो सेपरेशन होता है इसी को हम क्या कहते हैं? वेवलेंथ, लैम्डा। तो है तो ये लेंथ ही ना, और लेंथ कोई भी हो, चाहे वो वेवलेंथ हो, उसका डायमेंशनल फॉर्मूला सिंपली क्या होगा? L। यूनिट क्या होगी उसकी? मीटर, ठीक। आगे बढ़ते हैं। उसी तरह से फ्रीक्वेंसी, उससे पहले टाइम पीरियड। जब भी कोई चीज ऑसिलेट करती है तो वो अपना मोशन जो है, अपना पाथ जो है वो रिपीट करती है आफ्टर ए फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम। जैसे पेंडुलम ऑसिलेट कर रहा है, पेंडुलम ऑसिलेट कर रहा है, मान लीजिए इस तरह से ही ऑसिलेट कर रहा है, तो वो अपना मोशन क्या कर रहा है? रिपीट कर रहा है आफ्टर ए फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम। तो जो फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम होता है उसी को हम टाइम पीरियड कहते हैं। कितने टाइम के बाद वो अपना मोशन रिपीट कर रहा है, वही क्या होगा? उसका टाइम पीरियड होगा। टाइम पीरियड है तो वो टाइम ही, तो उसकी डायमेंशनल फॉर्मूला जो होगा वो सिंपली क्या हो जाएगा? टी। अब आते हैं फ्रीक्वेंसी पे। फ्रीक्वेंसी पर सेकंड जितने ऑसिलेशन होते हैं, पर सेकंड जितने वाइब्रेशन होते हैं, पर सेकंड जितने रिपीटिशन होते हैं, उसी को हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। फ्रीक्वेंसी को कुछ लोग कुछ जगह एफ से भी रिप्रेजेंट करते हैं, कुछ जगह न्यू से भी रिप्रेजेंट करते हैं। न्यू, ठीक। और इसका जो फॉर्मूला होता है ये होता है 1 टाइम पीरियड। तो इसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला बनेगा वो क्या बन जाएगा? t⁻⁻1। डायमेंशंस ऑफ फ्रीक्वेंसी आर -1 इन टाइम एंड 0 इन ऑल अदर बेस क्वांटिटीज, ठीक है। टाइम पीरियड को किस में मेजर करेंगे? सेकंड्स में। फ्रीक्वेंसी को किस में मेजर करते हैं? या तो सेकंड इनवर्स कह देते हैं, या इसके लिए एक और यूनिट, सेकंड इनवर्स का एक और नाम रखा गया, उसको हर्ट्ज कहते हैं। ये एक बहुत इमिनेंट साइंटिस्ट थे, हेनरी हर्ट्ज, उनके नाम पर रखा गया हर्ट्ज। उनकी पूरी कहानी हम पढ़ेंगे जब हम वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वाला चैप्टर पढ़ रहे होंगे तब। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 टाइम पीरियड। तो उसका डायमेंशनल फॉर्मूला होगा t-1।
यूनिट क्या होगी, या तो उसको सेकंड इनवर्स कह देते हैं, पर सेकंड, सेकंड इनवर्स, या फिर उसी को हम क्या कहते हैं, हर्ट्ज। ये हो गई फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब हम पढ़ने जा रहे हैं प्लांक्स कांस्टेंट। क्या होता है ये? क्वांटम मैकेनिक्स में ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वांटिटी है, प्लांक्स कांस्टेंट। जब हम मॉडर्न फिजिक्स पढ़ेंगे तब इसको डिटेल में एनालाइज करेंगे, लेकिन अभी के लिए आप ये समझो कि कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ये क्या होती है? तो जो लाइट होती है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। जो रेडियो वेव्स होते हैं, जो माइक्रोवेव जिस पे काम करता है वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। जो अल्ट्रावायलेट होती है वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। इंफ्रारेड है वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। गामा रेज हैं, एक्स रेज हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के आपने काफ़ी ज़्यादा एग्जाम्पल सुने होंगे। ठीक है, टीवी, रेडियो, एंटीना, मोबाइल कम्युनिकेशन, सैटेलाइट कम्युनिकेशन, माइक्रोवेव्स, ठीक है, नाइट विजन कैमरा, रिमोट सेंसिंग, इन सब में जो हम वेव्स यूज़ करते हैं वो कौन सी होती हैं? आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। और सबसे ज़्यादा देखने में, विजिबिलिटी में जो लाइट यूज़ कर रहे हैं, विजिबल लाइट, जो कलर्स हैं बेसिकली वो क्या है? वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का ही पार्ट है। तो ये सारी क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं। ठीक है, उनकी कुछ फ्रीक्वेंसी होती है। तो प्लांक्स कांस्टेंट ये बताता है कि किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो एनर्जी है वो उसकी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है। जितनी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती जाएगी उतनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की एनर्जी ज़्यादा होती जाएगी। सबसे ज़्यादा अगर हम बढ़ते हुए क्रम में देखें, फ्रीक्वेंसी के बढ़ते हुए क्रम में देखें, तो रेडियो वेव, माइक्रोवेव्स, इनकी एनर्जी काफ़ी कम होती है, इनकी फ्रीक्वेंसी काफ़ी कम होती है। रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, ठीक। उसके बाद फिर आती है इंफ्रारेड। इंफ्रारेड जो वेव्स होती हैं उनकी एनर्जी रिलेटिवली ज़्यादा होती है। उसके बाद आता है विजिबल स्पेक्ट्रम, विजिबल रीजन। विजिबल रीजन में सारे कलर्स होते हैं आपके रेड टू वॉयलेट, उनकी एनर्जी इंफ्रारेड से भी ज़्यादा होती है, उनकी फ्रीक्वेंसी इंफ्रारेड से भी ज़्यादा होती है। उसके बाद आता है अल्ट्रावॉयलेट। इसलिए अल्ट्रावॉयलेट जो यूवी लाइट होती है वो हार्मफुल होती है, क्योंकि वो हाई एनर्जी रेडिएशन है। वो सेल के अंदर म्यूटेशन करा सकता है, आपके डीएनए को ब्रेक कर सकता है, सेल को कैंसरस सेल में कन्वर्ट कर सकता है। इसीलिए हम कहते हैं कि दोपहर को डॉक्टर्स अक्सर प्रिस्क्राइब करते हैं कि 10 बजे से 4 बजे तक की धूप को अवॉइड करना चाहिए। सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक की धूप में अल्ट्रावायलेट रेडिएशन रिलेटिवली ज़्यादा होता है। तो चांसेस हैं कि वो आपके सेल्स में जब जाके टकराए अल्ट्रावायलेट रेडिएशन सन रेज का, तो वो आपके सेल्स के अंदर म्यूटेशन कर दे। हो सकता है स्किन कैंसर क्रिएट होना शुरू हो जाए। ठीक है, तो जितनी एनर्जी, जितनी फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाएगी उतनी एनर्जी बढ़ती जाएगी। अल्ट्रावायलेट के बाद और ज़्यादा आते हैं फिर एक्स रेज हैं। एक्स रेज की एनर्जी और ज़्यादा होती है, उसको हम यूज़ करते हैं एक्सरे निकालने में। ठीक है, उसके बाद आते हैं आपकी गामा रेज। गामा रेज हाई एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं। तो फ्रीक्वेंसी जैसे जैसे बढ़ती जाती है वैसे वैसे एनर्जी बढ़ती जाती है। तो ये हमको समझ में आ रहा है कि एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर प्रोपोर्शनल टू इट्स फ्रीक्वेंसी। ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट क्या होगा? जब यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे, इक्वलिटी लगाएंगे, तो ये जो कांस्टेंट आएगा वही है प्लांक्स कांस्टेंट, और उसको रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल h से। E इज इक्वल टू एच न्यू। बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये, किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फ्रीक्वेंसी और उसकी एनर्जी को आपस में रिलेट करता है। तो h क्या है यहाँ पे? ये है प्लांक्स कांस्टेंट h। ये फॉर्मूला ध्यान रखना है, ये जो मैंने आपको कहानी सुनाई है ये भी आपको ध्यान रखनी है। तो हमें अभी सिर्फ h से मतलब है, तो h आपका आ जाएगा E अपॉन न्यू, एनर्जी अपॉन फ्रीक्वेंसी। एनर्जी की डायमेंशन क्या होती है? m। एनर्जी क्या होता है? फोर्स हाफ एम वी स्क्वायर से निकालोगे आप, तो हाफ एम वी स्क्वायर से भी निकाल सकते हो, ml/t-2। एनर्जी, वर्क, इन सब की डायमेंशन सेम होती है। अपॉन फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी होता है 1 अपॉन टाइम पीरियड यानी t-1। ये किसकी डायमेंशन आ जाएगी? प्लांक्स कांस्टेंट की। तो प्लांक्स कांस्टेंट की जो डायमेंशन आ रही है ये t-1 ऊपर पहुंचेगा तो ये +1 बन जाएगा, -2 + 1 तो सिर्फ -1 बचेगा।
ml/T-1। ठीक, ये डायमेंशन है प्लैंक्स कांस्टेंट की। और आगे चलते हैं। प्लैंक्स कांस्टेंट के बाद अब आते हैं कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। अब चीजें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होना शुरू हो गई हैं, इसलिए एडवाइस यही किया जाएगा कि आप पहले पुराने सारे फॉर्मूले याद कर लो, एक बार पुराने सारे कंसेप्ट रिवाइज कर लो, उसके बाद फिर आगे बढ़ो। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। विस्कोसिटी क्या होती है पहले ये समझना है, और फिर उसका फॉर्मूला देखना है, और फिर उसकी डायमेंशनल फॉर्मूला फाइंड करना है। ठीक, तो आप ढंग से समझो। मान लिया एक टैंक है और उसमें कुछ लिक्विड भरा हुआ है। ठीक है, तो ये मान लिया एक टैंक है, ये किसी लिक्विड से भरा हुआ है। अब हम एक एक्सपेरिमेंट रन कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, एक बुलेट फायर कर रहे हैं। गन से हमने एक बुलेट फायर की है। ठीक, एयर में वही काम कर रहे हैं, एयर में, और वही काम हम कर रहे हैं उस लिक्विड में, वाटर में मान लिया। यहां पे भी हमने एक बुलेट फायर किया। ठीक, तो एयर में बुलेट ज्यादा दूर तक जाके गिरेगी कि वाटर में ज्यादा दूर तक जाके गिरेगी? तो डेफिनेटली एयर में वो ज्यादा दूर तक जाके गिरेगी और वाटर में वो बहुत जल्दी ही गिर जाएगी। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि लिक्विड के अंदर जो लेयर्स होती हैं, पानी है तो वाटर लिक्विड की जो लेयर्स हैं, उन लेयर्स के बीच में एक फ्रिक्शन फोर्स होता है। ठीक है, जैसे कि ढंग से समझो, मान लिया एक सरफेस है, वहां पे एक ब्लॉक है, इस ब्लॉक को मैंने कुछ वेलोसिटी देके छोड़ा, कुछ इनिशियल वेलोसिटी v0 देके छोड़ा, तो ये हमेशा के लिए नहीं चलता रहेगा, ये कुछ दूर जाकर रुक जाएगा। क्यों रुक गया? क्योंकि सरफेस ने इसके ऊपर क्या लगाया था, एक फ्रिक्शन फोर्स लगाया था। फ्रिक्शन फोर्स को Fr से रिप्रेजेंट करते हैं, और उस फ्रिक्शन फोर्स की वजह से उसकी वेलोसिटी कम होती जाएगी और ये जल्दी ही रेस्ट में आ जाएगा। तो ये जो सरफेस से लगने वाला फ्रिक्शन फोर्स है, वैसा ही फ्रिक्शन लिक्विड के अंदर भी लगता है। तो लिक्विड की हर दो लेयर्स के बीच में फ्रिक्शन फोर्स होता है। जब एक लेयर दूसरी लेयर पर मूव करने की कोशिश करती है तो उस पर फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होता है। तो ये जो विस्कोसिटी है, अगर हम इसको क्वालिटेटिवली समझें तो ये बेसिकली है फ्रिक्शन फोर्स एक्टिंग बिटवीन द लेयर्स ऑफ लिक्विड। विस्कस फोर्स जो होता है वो बेसिकली क्या है, वो बेसिकली फ्रिक्शन फोर्स है। विस्कस फोर्स क्या है? फ्रिक्शन फोर्स। विस्कोसिटी क्या है? बेसिकली फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन बिटवीन द लेयर्स ऑफ लिक्विड। तो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, तो बहुत सिंपल सी बात है, एक फॉर्मूला होता है F = 6 पाई ईटा RV। इस फॉर्मूले को पहले मैं एक्सप्लेन करूंगा और फिर यहां से हम कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी फाइंड करेंगे। ढंग से समझना। मान लिया एक आपके पास एक बॉल है, दूसरे कलर से दिखाते हैं। एक आपके पास ये बॉल है, ये, और इस बॉल को आप लिक्विड में मूव करा रहे हो कितनी वेलोसिटी से? v वेलोसिटी से। ठीक, तो जब ये बॉल लिक्विड में मूव करेगी तो इस पर फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, विस्कस फोर्स लगेगा। ये जो विस्कस फोर्स होगा F, ये किस किस चीज पे डिपेंड करेगा? क्या ये वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल होगा? बिल्कुल होगा। जितनी ज्यादा तेजी से मूव कराने की कोशिश करोगे उतना ज्यादा फोर्स लगेगा, जितने स्लोली मूव कराने की कोशिश करोगे उतना कम फोर्स लगेगा। क्लियर? तो ये जो विस्कस फोर्स हुआ ये वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल होगा, पहली बात। दूसरी बात, क्या ये विस्कस फोर्स उसकी रेडियस के प्रोपोर्शनल होगा? बिल्कुल होगा। अगर छोटा ऑब्जेक्ट है तो उसको मूव कराने में आपको कम फोर्स लगाना पड़ेगा, कम विस्कस फोर्स लगेगा। और अगर बड़ा ऑब्जेक्ट है उसको मूव कराना तो उस पर ज्यादा विस्कस फोर्स लगेगा। ठीक, तो जो विस्कस फोर्स है वो वेलोसिटी पे भी डिपेंड कर रहा है, रेडियस पे भी डिपेंड कर रहा है। तो F प्रोपोर्शनल टू R इंटू V। जब प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आएगा, वो जो कांस्टेंट है वो है 6 पाई ईटा। ये पूरा कांस्टेंट है। इसमें ये जो 6 पाई वाला पार्ट है ये डायमेंशन लेस कांस्टेंट है, जबकि ये ईटा वाला पार्ट है इसको हम कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ईटा पहले आपको समझना चाहिए। एन जो है, एन को ही एक्सटेंड कर देते हैं हम इस तरह से। क्या है ये? ईटा। ठीक,
क्या होता है ये? यही होता है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ये किस पे डिपेंड करता है? ये उस लिक्विड पे डिपेंड करता है कौन सा लिक्विड लिया है। आपने वाटर लिया है तो अलग कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी होगा, केरोसिन ऑयल लिया है तो अलग कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी होगा, ग्लिसरीन ली है तो एक अलग कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी होगा, हनी लिया है तो एक अलग कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी होगा। ठीक है, तो ईटा जो है, ईटा क्या है? ये है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ठीक है, तो फॉर्मूला क्लियर हो गया आपको। F इज इक्वल टू 6 पाई इंटू कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इंटू रेडियस इंटू वेलोसिटी। तो यहां से ईटा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी जो आएगा वो आ जाएगा फोर्स अपॉन 6 पाई R इंटू वी। अब ईटा का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना बहुत ही सिंपल है। फोर्स कितना होता है? MLT माइनस 2। 6 पाई डायमेंशन लेस कॉन्स्टेंट है, उसकी कोई डायमेंशन नहीं होगी। R लेंथ है, वेलोसिटी LT माइनस 1। एक L से एक L कैंसिल आउट हो जाएगा। एक L जब ये ऊपर पहुंचेगा तो L माइनस 1 हो जाएगा, तो ये हो गया ML माइनस 1। और ये T माइनस 1 है, जब ये ऊपर पहुंचेगा तो ये प्लस 1 बन जाएगा, तो -2 + 1 क्या हो जाएगा? -1। ML माइनस 1 T माइनस 1। तो ये बन गई आपकी कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की डायमेंशन। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, डायमेंशंस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी आर 1 इन मास, -1 इन लेंथ, -1 इन टाइम। क्लियर?